बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले जो सारे लेसन्स हैं उनको अच्छे से कवर अप भी कर लिया होगा और उसका जितना भी लर्निंग वर्क है वो भी कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात शेयर कर लूँ कि आपकी बुक में कुछ डू यू नो वाले बॉक्सेस दिए होते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कुछ भी साइड बॉक्सेस होते हैं, तो उन साइड बॉक्सेस को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। आप लोग देखेंगे जब आपके सीरीज़ टेस्ट होंगे तो इन साइड बॉक्सेस से रिलेटेड कोई आपके जो क्वेश्चंस कोई एमसीक्यूज़ जो हैं वो एमसीक्यूज़ इन साइड बॉक्सेस में से भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इन साइड बॉक्सेस को अच्छे से रीड आउट करना है। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग ज़रूर पूछें, लेकिन पहले उसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें ताकि उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आता है तो उस एमसीक्यूज़ को आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक डिफरेंट टॉपिक हमने गैसियस स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लिक्विड स्टेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में 4 स्लाइड के बाद एक टॉपिक दिया हुआ है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से अबाउट। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 फिजिकल स्टेट्स में, जिसमें है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये जो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं ये डिफरेंट क्यों हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। आपका मैटर जो है कोई भी, अगर कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, कुछ भी है, वो गैसियस होगा, लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। वो किस तरह से होगी? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो चीज़ वीक हैं तो वो चीज़ क्या होगी? गैसियस फॉर्म में होगी। अगर किसी भी सब्सटेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चीज़ किस में होगी? लिक्विड फॉर्म में। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी चीज़ किस फॉर्म में होगी? सॉलिड की फॉर्म में। तो जैसे आपको ये 3 डिफरेंट डायग्राम्स से अरेंजमेंट पता चल रही है। जैसे ये गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट की अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। उनके दरमियान क्यों दूर हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो उन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की पावर है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल को, वो क्या है? वीक है। इसी तरह से आप लिक्विड स्टेट में देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास हैं। अब ये पास पास क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल को इंट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं है। उनके दरमियान स्पेसेस भी नहीं है क्योंकि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है? ज़्यादा हैं। आपका जो थर्ड फिग है इसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पे। तो इसलिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, बस जस्ट वाइब्रेशंस करते हैं। लिटिल मोर वाइब्रेशंस मींस टू एंड फ्रो मोशंस होती हैं, ऐसे ज़्यादा और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स किस बेस पे होती हैं? डिफरेंट आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो इनके अबाउट हम पहले भी पढ़ चुके थे, आप इसको देख लेंगे। आज हमने डिस्कस करनी है वो हमने करनी है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट डेफिनेट वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड का, डेफिनेट शेप होती है और जिस भी कंटेनर में होती है उसी की शेप को अटेन कर लेता है। जैसे हम नॉर्मल अगर वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर, जैसे ये अल्कोहल है या फिर अल्कोहल की एग्जांपल ले लें, दोनों चीज़ हैं तो लिक्विड ही। तो एक तो देख लें वाटर हो चाहे अल्कोहल हो, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स किसी भी अगर आप स्पेस में रखें, किसी भी आप कोई भी अगर चीज़ है उसमें अगर आप पुट करते हैं वाटर को या अल्कोहल को, तो एक फिक्स जितनी है वो एक वॉल्यूम शो करेगा कि उससे ज़्यादा वो ना तो बढ़ेगा ना ही कम करेगा अगर आप क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसके बाद डेफिनेट कोई शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी की शेप आ जाएगी, उसके अलावा इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती कि हम पता कह सकेंगे वाटर की एक अपनी कोई शेप है, जैसे सॉलिड्स की अपनी शेप्स होती हैं। तो इस तरह से नहीं होता। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लिक्विड स्टेट की। तो इनको आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इसको अच्छे से लर्न आउट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में किस तरह से चेंजिंग, जिस तरह से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड मैटर होता है या कोई भी लिक्विड स्टेट में कोई है, अगर हम थोड़ा हीट अप करें तो ये ओवरऑल वैसे भी हमारे जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसी तरह जैसे वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहाँ पे वही वेपर जाके क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? लिक्विड्स का दोबारा गैसियस वेपर्स या गैसियस स्टेट का दोबारा लिक्विड स्टेट में आ रहा है, कंडेंसेशन। अगर वही
जो कंडेंसेशन है, वो जो लिक्विड स्टेट में मैटर आया वो दोबारा हमारी अर्थ सरफेस पे आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो ये डिफरेंट 3 प्रोसेस हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी। मीन्स कि अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को उसके लिक्विड स्टेट से गैसियस में चेंज करवाते हैं तो इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 40.7 किलो जूल पर मोल। तो ये इसका क्या है, वेपोराइजेशन जो है, हीट ऑफ वेपोरेशन इसे हम कहेंगे। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को इवेपोरेशन की। फर्स्ट वन जो है, इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। एंडोथर्मिक जो प्रोसेस और एंडो और एक्सो को समझ लेते हैं। एंडो मीन्स इंटर होना। अगर कहीं पे जो हीट है वो इंटर हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और कहीं पे हीट इवॉल्व होती है किसी रिएक्शन में तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ द रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड। अब कंडेंसेशन में क्या होता था, गैस चेंज होती थी लिक्विड में। तो इवेपोरेशन में इस क्या है, इवेपोरेशन इन रिवर्स है कंडेंसेशन का। तो इसका मतलब रिवर्स क्या होगा कि लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में। तो ये क्या है, इवेपोरेशन है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो मीन्स ये नहीं है कि ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉयल करता है तो इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ बॉयल जब वाटर करेगा तभी वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, नहीं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई भी टेम्परेचर हो ये होता रहता है। इसमें जस्ट ये एक सरफेस इन्वॉल्व होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, वेपोराइज कर जाते हैं। उसके अलावा ये क्या है, इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं, लो एनर्जी वाले रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कूलिंग कॉज होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन लिक्विड स्टेट्स मॉलिक्यूल्स इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन दे possesses kinetic energy but all the molecules do not have same kinetic energy. Majority of the molecules have average kinetic energy and few have more than average kinetic energy. तो इस हम पैराग्राफ से हमें क्या समझ आई कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो हमें पता है कि हर टाइम मूव करते रहते हैं। तो वो जब मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सब मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जिनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। उस कंटेनर है जो भी है उससे क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। जब वो एस्केप करते हैं, वहाँ से मूव आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि कंटिन्यूस मोशन है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स के एक पोजीशन तो ऐसी आएगी ना कि ये जो कंटिन्यूस मूव करने वाले जो ऊपर सरफेस पे होंगे उनकी जो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये क्या कर जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी वो क्या कर जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे। जैसे ही वो उन पे डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट करने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से एस्केप हो जाएंगे, मूव आउट हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। नेक्स्ट इवेपोरेशन के हम कुछ फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं कि इवेपोरेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस हाल टेम्परेचर्स पे हो रहा होता है। रेट ऑफ जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है।
डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है जी कूलिंग प्रोसेस है। व्हेन कूलिंग प्रोसेस कैसे है कि जैसे ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो जाएंगे तो नीचे जो मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे उनकी तो उतना टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे ही वो टेम्परेचर उनका कम हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक कूलिंग सी फीलिंग, कूल फीलिंग आएगी। जैसे कि अगर हम कोई भी परफ्यूम का अगर हम अपनी पाम पे थोड़ा सा परफ्यूम का स्प्रे करें और थोड़ी देर में हमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ से ऐसे कूलिंग फील होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ से जो अल्कोहल होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है। जैसे वहाँ से वेपोराइज होती है मीन्स कि जो हाई एनर्जी के थे वो तो चले गए, अब पीछे क्या बचते हैं, पीछे सिर्फ लो एनर्जी वाले बचे। तो उस प्रोसेस में हमें थोड़ी सी कूलिंग की फीलिंग आती है। तो इस तरह से ये जो एवेपोरेशन है ये क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जो है ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें तो उसके अंदर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगा। ये किस तरह से बढ़ेगा इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी लिक्विड है या कोई भी चीज़ है अगर हम एक छोटे कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, उस कंटेनर को बड़ा किसी कोई कंटेनर ले लें तो उसके अगर हम वही मॉलिक्यूल्स को अब उसमें अगर रखें तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एस्केप होने की पावर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा, सरफेस एरिया कम, किसी भी चीज़ का इवेपोरेशन रेट कम। सेकेंड वन है टेम्परेचर। अगर हम किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी इनकी मूवमेंट बढ़ जाएंगी। जैसे हम इसमें देख सकते हैं मूवमेंट जैसे बढ़ेंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इससे क्या समझ आई, टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। अब थर्ड वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या ये है, अगर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा टाइम लगेगा उनको वहाँ से स्केप आउट होने के लिए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, मीन्स अगर इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा नहीं है तो वो जल्दी से इवेपोरेट होगा। जैसे वाटर और पेट्रोल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेट्रोल जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं इसलिए वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वाटर है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम उतनी ही अमाउंट में वाटर और पेट्रोल को रख दें तो पेट्रोल जो है वो कम्प्लीटली ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर उससे देर से होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़्यादा होने से इवेपोरेशन कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कम होने से इवेपोरेशन ज़्यादा। तो अब ये तीनों डिफरेंट फैक्टर्स, इसमें जो सरफेस और टेम्परेचर है ये तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं ये किस में है, इनवर्स रिलेशन में है। तो इनको आपने अच्छे से इन फैक्टर्स को याद करना है, इन फैक्टर्स को लिखना है और साथ में आपने लाजमी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लोग इन वीडियोस को नेक्स्ट शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, और कोई भी बात अगर समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उनके आंसर्स ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।